विलफुल डिफ़ॉल्टर के बारे में, एनपीए के बारे में मैंने पहले ही वीडियो डाली है और मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं कि एनपीए क्या होता है, एनपीए के आगे की कौन सी स्टेज है, सबस्टैंडर्ड एसेट कैसे बनता है, डाउटफुल एसेट कैसे बनता है, उसके बाद फिर बनता है लॉस एसेट या विलफुल डिफ़ॉल्टर। और उसके अलावा स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 2 3 3 महीने कैसे टूटते हैं, कैसे ईएमआई टूटती है और कैसे ही ये सारा धंधा एनपीए का बनता है। एक है विलफुल डिफ़ॉल्टर, जिसके बारे में मेरे से पूछा गया है, बार बार ये पूछा गया है, ईमेल डाल के पूछा गया है, फ़ोन पर भी पूछा गया है कि विलफुल डिफ़ॉल्टर का बैंक क्या कर सकता है, एनबीएफसी क्या कर सकती है। देखिए 100 के करीब, 95 के करीब हमारे पास बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं। बैंक तो 28 थे नेशनलाइज, अब करते करते 11-12 रह गए हैं। उसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जो फाइनेंसिंग का काम करती हैं, लोन देने का काम करती हैं, और 8 करोड़ के करीब लोगों ने लोन ले रखा है इनसे। तो सारा कुछ हमने समझ लिया है कि ईएमआई कैसे बनती है, कैसे किस्त टूटती है, कैसे बैंक के पास क्या चाराजोई करता है। देखिए अब हम बात सिर्फ करेंगे डिफ़ॉल्टर की नहीं, हम विलफुल डिफ़ॉल्टर की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है? देखिए विलफुल डिफ़ॉल्टर के पास आज हम बात करेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो न्यू गाइडलाइंस हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर के लिए। ये ध्यान में रखना है, विलफुल डिफ़ॉल्टर तो कई सालों से चले आ रहे हैं, कई सालों से बैंक में विलफुल डिफ़ॉल्टर है। रिज़र्व बैंक की गाइडलाइन पहले ही प्रिवेल कर रही हैं, पहले ही विलफुल डिफ़ॉल्टर के बारे में हैं। लेकिन अभी जो मई 2023 में 20 जून 2023 की जो अपडेटेड डायरेक्शंस हैं, आरबीआई गाइडलाइंस है, जिसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसके अलावा उनकी जो मेन हाइलाइट्स हैं गाइडलाइंस की, वो भी आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। तो वो ये देखना है कि उसके अंदर विलफुल डिफ़ॉल्टर पहले तो क्या होता है। देखिए विलफुल डिफ़ॉल्टर वो होता है, उसको समझ लीजिए। विलफुल डिफ़ॉल्टर का, मान लीजिए एक बैंक का रामलाल है, उसने 5 लाख रुपया देना है। अब ये कहानी है कि वो 20 लाख की गाड़ी में आता है, उसकी बैंक के अंदर कितनी एफडीज अपने ही नाम पर पड़ी हैं, कितना ही उसके पीपीएफ के अंदर पैसा है, कितना ही फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा है, कितना ही उसका एन्युटी डिपॉजिट के अंदर पैसा है, कितना ही उसने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, कितनी ही उसकी प्रॉपर्टी उसके पास है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी उसके पास है, लेकिन वो 5 लाख रुपया बैंक का जमा नहीं करवाता है। अगर तो उसके अगेंस्ट रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक बैंक एनबीएफसी एफआईआर दर्ज करवा सकता। लेकिन क्या है कि अब ये सीधी जलेबी तो है नहीं कि सीधा जाके एफआईआर दर्ज करवा देगा। एफआईआर दर्ज करवाने की पावर तो दी है, लेकिन उसके साथ में कंडीशन रखी है। कंडीशन क्या रखी है? कंडीशन ये है कि आपने पुलिस को ये प्रूव करना है कि ये विलफुल डिफ़ॉल्टर है। अपनी मर्जी से इसकी हैसियत है पैसा देने की, इसके पास पैसा है, लेकिन इसकी नीयत साफ़ नहीं है। इसकी नीति ये है कि पैसा बैंक को वापस नहीं करना है, उसको कहते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर। अब ये बैंक कैसे प्रूव करेगा, एनबीएफसी कैसे प्रूव करेगी कि ये इसके पास पैसा है और देता नहीं है? तभी एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए प्रूफ चाहिए। देखो जी, इसके पास ये रामलाल है, इसका नाम, इतनी कितनी एफडीआं पड़ी हैं, कितने म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं, इसके नाम पे कितने प्लाट हैं, कितनी कोठियां हैं, कितना कुछ है, इसके पास कितना गोल्ड है, इसका लॉकर है, लॉकर में कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर पड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या है कि ये प्रूव कैसे करोगे? रामलाल और उसकी वाइफ सुनीता रानी, मान लीजिए, तो उसने एफडी खुलवाई है, 5-10 लाख की एफडी बैंक उसी बैंक में पड़ी है जिसका उसका लोन टूटा है, लेकिन बैंक उसको छेड़ नहीं सकता क्योंकि वो जॉइंट नेम में है, रामलाल और सुनीता रानी का है। अब दूसरी तरफ जाइए तो प्लाट है, उसकी प्लाट रामलाल का है, लेकिन रजिस्ट्री सुनीता रानी के नाम पर उसने करवाई है, अपनी वाइफ के नाम पे करवा ली है, तो हम उसको छेड़ नहीं सकते। लॉकर जो है जॉइंट है, लॉकर के अंदर सोने की बिस्कुट पड़े हैं, सोने की ज्वेलरी पड़ी है, सिल्वर कितना पड़ा है, डॉलर पड़े हैं, सब कुछ है। लेकिन जब ऑपरेट करते हैं तो जब उससे पूछते हैं जी किसका है, तो कहना मेरी वाइफ का है। जब वाइफ फंस जाती है तो उससे पूछते हैं, वो कहना मेरे हस्बैंड का है। लॉकर जॉइंट नेम में है, उसके अंदर जो सीजर है, माल है,
उसको सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी या गार्निशी ऑर्डर के कोर्ट के ऑर्डर मुताबिक उसको सील किया जा सकता है। बैंक के पास पावर नहीं है कि उसको खोल के उसका सामान निकाल ले। तो ये बहुत बारीकियाँ हैं। अब म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड किसके नाम पर है? उसके अकेले नाम पर है, किसी के नाम, बच्चे के नाम पर करवाया हुआ है, माइनर बच्चे के नाम पर है, पीपीएफ में पैसा है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं कर सकते कि पैसा रामलाल का है। उसके बच्चे के नाम पर रजिस्ट्री कैसे हो गई? बच्चा उसका कमाता नहीं है लेकिन रजिस्ट्री उसके नाम पर है। उसकी वाइफ के नाम पर है, उसकी वाइफ हाउस वाइफ है लेकिन उसकी रजिस्ट्री उसके नाम पर है। तो ऐसे हालात में विलफुल डिफ़ाल्टर हज़ारों लाखों पड़े हैं इंडिया में, लाखों विलफुल डिफ़ाल्टर बैठे हैं, लेकिन उनको ये प्रूव करना मुश्किल है कि ये विलफुल डिफ़ाल्टर है। 50 लाख की गाड़ी में वो ऑफिस में आ रहा है, BMW गाड़ी में वो बैंक में आ रहा है, लेकिन गाड़ी क्या है, किसके नाम पर है? ये जीजे के नाम पर है। मकान, कोठी, बहुत बड़ी कोठी है, तो उस कोठी में रह रहा है कि पता करा तो ये साले के नाम पर है। तो कैसे विलफुल डिफ़ाल्टर उसको प्रूव करोगे? कोठी साले के नाम पर है, गाड़ी जीजे के नाम पर है, दूसरी कार जो भाई के नाम पर है, प्लाट जो सामने उसके प्लाट है, 1000 गज का 1 कनाल का प्लाट पड़ा है, वो उसके भाई के नाम पर है। उसके आगे जाती हैं दूसरी कोठी है, उसकी भाभी के नाम पर है, उसके अपने नाम पर कुछ नहीं है। वो कागजों में कंगाल है, कागजों में बहुत गरीब है, कंगाल है, वो बहुत गरीब इंसान है, उसके पास पैसा नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके पास नीला कार्ड है, लेकिन 20-50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, बहुत बड़ी है, उसके अंदर केसी लगे हुए हैं, कितने उसके अंदर बार बने हुए हैं उसके कोठी के अंदर, लेकिन बैंक के पास पावर नहीं है। ये प्रूव कैसे करेगा कि पुलिस को FIR दर्ज करवा के, FIR दर्ज होगी तब पुलिस एक्शन लेगी। तो ये विलफुल डिफ़ाल्टर की जो सिचुएशन है कुछ और तरह की है। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस करी है, अभी मैं वीडियो में आपको PDF फाइल भी दिखाता हूँ, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी दिखाता हूँ। ये 2015 में जो इंस्ट्रक्शन हुई थी, लेकिन 2023 में इसको अपडेट किया गया है, इसको चेंज करा गया है। अब जो रूल है वो डिफ़ाल्टर की फेवर में है। देखिए, बात को सीधी समझ लीजिए। अब जो दगाबाज है, जो धोखेबाज है, जो जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा है, जो जानबूझ के बैंक को परेशान कर रहा है, जो जानबूझ के फील्ड अफसर को उसके साथ गड़बड़ कर रहा है, बैंक को तरक्की करने से रोक रहा है, बैंक का पैसा हजम करना चाहता है, अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके हक़ में कानून बना दिया है, उसके हक़ में गाइडलाइंस दे दी है। NBFC एंड बैंक्स आर बाउंड टू ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि उनको वन टाइम सेटलमेंट ऑफ़र करी जाए। OTS जिसको कहते हैं, वो ऑफ़र कर सकता है विलफुल डिफ़ाल्टर के साथ, कॉन्ट्रैक्ट करा जाए, एग्रीमेंट करा जाए, करार करा जाए कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम बैंक को 10 लाख कर्जा दिया था, आप क्या देना चाहते हो? 13 साल से लोन खड़ा हुआ है, 13 साल से बैंक का ब्याज पड़ा हुआ है, तो अब ये 50 लाख बन गया, बोलो आप क्या देते हो? वो कहता है जी मेरे पास 4,60,000 रुपया है, मेरी हैसियत तो सिर्फ 4,60,000 रुपया देने की है। तो बैंक क्या करेगा? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत उसके साथ 4,60,000 में एग्रीमेंट करने को मजबूर है, क्योंकि अगर उसको केस करते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, केस करते हैं, 20 साल केस चलता रहेगा और पेनल्टी बन जाएगी और इंटरेस्ट बन जाएगा, तो उसके पास कोई बैंक के पास प्रूव करने के लिए है ही नहीं कि इसके पास इतना पैसा है, ये क्यों नहीं देता है। इसका 2 करोड़ का बैंक बैलेंस है, ये क्यों नहीं देता है। इसके पास इतनी कोठियाँ, ये क्यों नहीं देता है। ऐसे ही हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने करा हुआ है। ये गोरख धंधा हमारे नेताओं ने शुरू किया था, इसीलिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक के कागजों में देखो तो 2-10 रुपये का मालिक नहीं है, वो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके पास नीला कार्ड बनाने की शक्ति है। तो ऐसे ही दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को ध्यान से देखो, मैं वीडियो में दिखाता हूँ, उसको पढ़ो, गूगल पे सर्च करके पढ़ो, तो ये क्या मसला है, ये क्या माजरा है। तो देखिए भाइयों, बैंक के पास अब ताकत नहीं है, अब शक्ति नहीं छोड़ी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके विरुद्ध कार्रवाई करने की, FIR करने की, पैसा रिकवर करने की, जो रिकवरी एजेंट भेजने की, आपको समाज में बदनाम करने की, आपके FD को तोड़कर अपने लोन को एडजस्ट करने की कोई शक्ति बैंक के पास, NBFC के पास नहीं है भाइयों। तो इसीलिए
इतनी वीडियो में बनाकर अभी इस बात को ख़त्म करता हूँ कि देखिए अब आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने पोस्टर पे क्या लिखा है, कर्ज लो और मौज करो, कर्ज ले लो और मौज करो, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। पर एज ए बैंकर, एज ए रिटायर्ड बैंकर मैं ये कहूँगा कि अगर जिसके पास हैसियत है तो वो उसे ज़रूर देना चाहिए, जिसके पास नहीं है, जो मजबूरी है, तो वो बैंक का लोन हजम कर सकता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हजम करने में आपकी मदद करेगा, आपकी मदद कर रहा है। कोर्टें हैं, जजेस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, सब आपके साइड ले रहे हैं, आपको पैसा हजम करने में आपकी मदद करने को तैयार बैठे हैं। वकील भी ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करने, एक्यूज्ड की मदद करने के लिए, डिफ़ाल्टर की मदद करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। हमारी कोर्ट जो, जिसको हम ऑनरेबल कोर्ट कहते हैं, जिसको हम मी लॉर्ड कहते हैं, वो एक्यूज्ड की, डिफ़ाल्टर की, दगेबाज की, धोखेबाज की मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसलिए भाइयों, आप डरो मत, चिंता छोड़ दो। तो आपकी मदद के लिए सारे ही बैठे हैं, सारे यूट्यूबर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल भी आपके लिए वीडियो बना रहा है ताकि आप चिंता मुक्त होकर रात को आराम की नींद सो जाएं, आपकी नींद खराब ना हो। इसलिए मैं आपको सारे कानून बताता हूँ, सारे दांव पेच बता रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि वीडियो बनाने का लाभ तभी है कि सभी डिफ़ाल्टर्स के पास, सभी चिंता करने वाले लोगों के पास, सभी जो मजबूरी लाचार हैं और बैंक का पैसा वापस नहीं कर सकते हैं, उनके पास पहुंच जाए। इसको धर्म समझकर आगे शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।